एनसीआर के लोगों को बारिश के बाद कई इलाकों में लंबा जाम झेलना पड़ रहा है। वीकेंड के बाद सोमवार को लोग ऑफिस के लिए निकले हैं। हफ्ते का पहला कामकाजी दिन है आज, और ऐसे में देखिए किस तरीके से सुबह सुबह दफ्तर जाने का समय और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। जाम की सी स्थिति है, रफ्तार गाड़ियों की मंद पड़ चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धौलाकुआं से लेकर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी है। बारिश के बाद ये कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। धौलाकुआं एयरपोर्ट रोड की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और जाम की एक वजह ये कि सड़कों पर पानी भर गया है। क्योंकि सड़कों पर लबालब पानी है, ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार मंद पड़ रही है। गाड़ियों की रफ्तार मंद पड़ रही है और पीछे से और गाड़ियां आ रही हैं, इसी वजह से लंबा जाम। सुबह का वक्त है, सबको दफ्तर पहुंचना है समय पर। हफ्ते का पहला कामकाजी दिन है, घर से निकलना है काम पर जाने के लिए, और ऐसे में गाड़ियों की सड़क पर भरमार है। लेकिन गाड़ियों की रफ्तार क्योंकि मध्यम पड़ गई है, सड़कें लबालब हैं, इसी वजह से फिलहाल लंबा जाम। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा सुशील से ही जान लेते हैं। सुशील, आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहां पर जाम की क्या स्थिति है? तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। देखिए रुमाना जी, समय हम धौलाकुआं पर मौजूद हैं और दिल्ली से एम्स की तरफ जाने वाली जो सड़क है उस पर आप देखिए कि किस तरह गाड़ियों की लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी। चूंकि वजह यह है कि आज सोमवार का दिन है, जैसा आप बता भी रही थी, और ऑफिस जाने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन अब सड़कों का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि लंबी जो कतारें आप गाड़ियों को देख रही हैं, ये फिलहाल एयरपोर्ट से एम्स की तरफ जाने वाली सड़क है, जो इसी तरह के कमोवेश देखने को मिल रहे हैं। और न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरह की गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी वजह है कि कई जगह पर सड़कों पर जो जलभराव है, एक वजह यह है, और कई जगह ट्रैफिक लाइट जो है वो खराब हो गई है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो इस मूवमेंट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं उनकी वजह से एक लंबी कतार सड़कों पर देखने को मिल रही है। धौलाकुआं पर ये जो जाम है वो 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अब जो रेड लाइट है उसको सही करने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। ट्रैफिक के तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से अब सड़कों पर जो गाड़ियों की कतार है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि जिस तरह से बारिश हुई है और बारिश के बाद तमाम जो लोग हैं वो अपने दफ्तर जाने के लिए, अपने ज़रूरी काम को करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और इसीलिए धौलाकुआं पर लंबी गाड़ियों की एक कतार देखने को मिल रही है, जिससे तमाम जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश से, जो गर्मी से लोगों को निजात तो जरूर मिल गई, लेकिन सड़कों पर हाल बुरा है, और इसीलिए गाड़ियों की लंबी कतार रुमाना जी देखने को मिल रही है। और यही हाल, सूरत हाल गुड़गांव एम्स की तरफ जाने वाली गाड़ियां, छतरपुर जाने वाली गाड़ियों पर जो रास्ते हैं वो तमाम रास्ते जाम से भरे हुए हैं, और तमाम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कावड़ यात्रा की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश में पहचान को लेकर धर्म संग्राम छिड़ा है। मुजफ्फरनगर से शुरू हुई ये मुहिम अब शामली, हरिद्वार सीमा और गाजियाबाद तक पहुंची हुई है। पहले तो स्वामी यशवीर के पहचान अभियान पर सवाल उठे थे। कावड़ यात्रा आप जानते हैं 11 जुलाई से शुरू हो रही है, और ऐसे में कावड़ रूट पर पड़ने वाले सभी भोजनालयों, खाने पीने के स्थानों को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कावड़ रूट पर QR कोड का नियम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों, भोजनालयों के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है, ताकि उन दुकानों, भोजनालयों की पहचान और खाद्य लाइसेंस की जानकारी वो सत्यापित की जा सके। अब इस कदम का कुछ हिंदू संगठनों ने तो स्वागत किया है, वहीं कुछ मुस्लिम संगठन और अन्य लोगों ने इसको लेकर सवाल उठा दिए। तो सावन और कावड़ रूट पर भक्तों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग की दुकानों पर खास फीडबैक पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए ढाबे और होटल के मालिक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर प्रशासन ने ये फीडबैक पोस्टर लगाए हैं,
जिसमें दुकान मालिक का नाम भी पता चल जाएगा और स्कैन करने पर होटल ढाबे से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऐप लगा दिया गया है, जिन पर लोग खाने में खराबी या रेट लिस्ट को लेकर अगर उनकी कोई शिकायत है तो वो कर सकेंगे। तो मुजफ्फरनगर की तर्ज पर ही हापुड़ में भी दुकानों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होगी। हापुड़ जिले का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कहना है QR कोड कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर 11 जुलाई तक चिपका दिए जाएंगे, जिसके बाद ढाबे होटल अपना लाइसेंस डिस्प्ले करेंगे। दुकानों और ढाबों में QR कोड लगा दिया जाएगा, जिससे कावड़िए हो या फिर कोई भी आम श्रद्धालु हो या कोई भी ग्राहक हो, वो पूरी जानकारी भी हासिल कर सकता है और अगर उसकी कोई शिकायत है वो भी दर्ज करा सकता है। इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, ये भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है। सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सकुशल ये यात्रा संपन्न कराई जाए। सड़क किनारे पटरियों की सफाई, इसके अलावा खाद्य पदार्थ जो बिक्री हो रही है उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई आदि की लगातार समीक्षा की जा रही है। तो पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रशासन और सरकार की पहल। हालांकि स्वामी यशवीर सरकार के प्रशासन के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताती कि स्कैन करने पर ना तो असली मालिक का नाम पता चलेगा, ना ही वहां काम कर रहे कर्मचारियों की सही जानकारी मिलेगी और कोई भी अपना हिंदू नाम से लाइसेंस लेकर अपनी दुकान चला लेगा। स्वामी यशवीर ने नए फूड लाइसेंस रद्द करने की मांग कर दी है। इस प्रपत्र से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये तो अब सीधा सीधा सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड लगाने का थूक मूत्र जो गैंग है उसको लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसमें चेक होने पर न तो दुकान मालिक का नाम आएगा और न वहाँ पर कर्मचारी है उनका नाम आएगा। ये किसी भी हिंदू के नाम से फूड लाइसेंस ले लेंगे और फिर वहाँ उसका मालिक भी हिंदू नहीं होगा और कर्मचारी भी हिंदू नहीं होंगे। और ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ जिसको भी फूड लाइसेंस दिया जाए उसमें मालिक का नाम और वहाँ कौन कर्मचारी कार्य करते हैं उन सब का नाम और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। देखिए, कावड़ यात्रा को लेकर एक्शन में है यूपी सरकार। कावड़ मार्ग में खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निरीक्षण करेंगे। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए सैंपल लिए जाएंगे। शिकायत मिलने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा, चाहे बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, शामली हो। ये जो जिले हैं, यहां खास तौर से नजर रखने की बात कही गई है। सरकार पूरी तरीके से चौकस है, प्रशासन को अलर्ट रखा गया है और ऐसे में 24 घंटे निगरानी की बात सामने आ रही है, जिससे किसी भी समय किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और कहीं आस्था से लापरवाही का कोई मामला सामने आए ना। खासतौर से बुलंदशहर, हापुड़, शामली जैसे जिलों में पैनी नजर रखी जाएगी। और उधर कावड़ यात्रा के रूट पर नाम बदलकर दुकान चलाने वालों पर मुरादाबाद की सांसद जो हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने नाम से ही दुकान चलाएं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का, किसी भी मजहब का इंसान किसी भी तरह का कारोबार कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो। तो ये इस तरह से बिल्कुल अलग अलग करना, बांटना, किसी को मतलब दोहरा नागरिक दिखाना, ये कहीं भी मुनासिब नहीं है। कावड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों पर QR कोड के जरिए पहचान का जो रास्ता तलाशा गया,
उस पर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है और बीजेपी अखिलेश यादव के सवालों पर पलटवार कर रही है। उन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता जो सुरक्षित होता। जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DM SP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े थे, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है। उधर कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद, कावड़ रूट पर नाम पहचान मामले पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। क्या है, जिसने भी किया है वो अच्छा नहीं किया है ना। मैं अब कह रहा हूँ, हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं इस देश में, कि कोई किसी की भी देव देवताओं को सम्मान देने के लिए अपने जीवन में कहीं उसको, अपने जीवन के संघर्ष में कहीं उसको सम्मिलित करता है, उसको तो अच्छा समझना चाहिए। लेकिन ये आपस की बात है, आपस की बात हम कैसे सबका सम्मान कर सकते हैं, इस पर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर हमको निर्णय लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी कावड़ को लेकर नियम जारी कर दिए गए हैं। अब दुकानों पर स्टिकर लगाना जरूरी है, यानी दुकानदार की पहचान स्टिकर से हो जाएगी। झांसी में साफ कर दिया गया है, सिर्फ कावड़ रूट ही नहीं बल्कि प्राचीन मंदिरों के आसपास भी जो मीट की दुकानें हैं उन्हें खुलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही पहचान के लिए कावड़ रूट की दुकानों पर स्टिकर चस्पा किए जाएंगे जिसमें दुकानदार का नाम सामने होगा। इसके अलावा स्टिकर पर एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर ग्राहक अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। तो कावड़ यात्रा को लेकर जो कावड़िए हैं उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसी को देखते हुए प्रशासन सतर्क। और ऐसे में झांसी में भी प्रशासन कई तरीके के कदम उठाने वाला है, जिसमें दुकान के मालिक के नाम के स्टिकर के अलावा जो मीट शॉप है वो बंद रखी जाएंगी। राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर विवाद हो गया है। उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में है। उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर जारी हुआ तो इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। जमीयत उलेमा हिंद ने फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर की है। उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को देश और दुनिया में 4000 सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार है। कन्हैयालाल साहू की हत्या को लेकर यह फिल्म बनी है। इस फिल्म में नुपुर शर्मा का बयान भी शामिल किया गया है जिस पर जमीयत उलेमा हिंद ने आपत्ति जताई। फिल्म से एक वर्ग की छवि को नुकसान पहुंचाने का मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया। ऐसे डायलॉग्स और दृश्यों से भरी यह फिल्म जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिल्म में 2022 में उदयपुर में हुई घटना को आधार बनाया गया है, लेकिन ट्रेलर से ही ये स्पष्ट है कि फिल्म का मकसद सिर्फ विशेष धार्मिक समुदाय को नकारात्मक और पक्षपाती रूप में पेश करना है। तो फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म को लेकर जो तर्क दिए हैं, जिसके आधार पर इस फिल्म का वो विरोध कर रहे हैं, वो जान लिया। फिल्म के रिलीज होने से देश भर में सांप्रदायिक माहौल खराब होगा, दूसरे मुस्लिम देशों से हमारे संबंध खराब होंगे, देश की शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है। फिल्म में देवबंद को उग्रवाद का अड्डा बता दिया गया है। फिल्म एक धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है। अदालत में विचाराधीन कई विषयों का फिल्म में जिक्र किया गया है। विवादास्पद ये फिल्म और ऐसे में इस फिल्म पर रोक लगे, यही याचिका
जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद सामने आया है। उसने उदयपुर फाइल्स का समर्थन किया है। फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर जमीयत पर सवाल भी उठाए। जिस तरह से हिंदू प्रताड़नाओं के ऊपर में मूवी बनने लगी, सच्चाई हम सब के समक्ष आने लगी, तभी जमात उलेमा हिंद जो कि आतंकवादी संरक्षण का एक ठेका है, लेता है और एक अड्डा है, वो आज कोर्ट पहुंचता है और उसको रुकवाने का प्रयास करता है। ये हम सब समझते हैं कि कौन सी पिक्चर इस देश के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को मानते हुए हम सबके समक्ष सच्चाई को लाने का प्रयास करती है, और कौन सी पिक्चर है हिंदुओं को हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव के अंदर में यूज करती थी, आज वो बंद हो चुका है। उदयपुर फाइल्स का हम सब समर्थन करते हैं और जमात उलेमा हिंद जैसे आतंकवादी संरक्षण देने वाले संगठनों का हम विरोध भी करते हैं। आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं और जरा मोहम्मद मोइन से जानते हैं। मोहम्मद मोइन, उदयपुर फाइल्स को लेकर ये जो आर पार छिड़ा हुआ है, ऐसे में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में कब दाखिल हुई और कब सुनवाई के लिए आ सकती है, क्या है अपडेट मोहम्मद मोइन? देखिए, 2 दिन पहले ये याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से, और इतना ही नहीं, अब इसमें जमात इस्लामी हिंद समेत जो दूसरी संगठन है, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी इस मांग में शामिल हो गए हैं कि फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। जबकि दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो फिल्म के समर्थन में है, और ये भी साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज कराने, सुरक्षा मुहैया कराने से लेकर जो दूसरी भी मदद होगी वो मुहैया कराई जाएगी। 1-2 दिन में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अर्जेंसी के बैकग्राउंड पर जो है वो जल्द से जल्द सुनवाई किए जाने की प्रेयर की गई है, क्योंकि दलील ये दी गई है कि 11 जुलाई को ही फिल्म को रिलीज होना है, इसलिए उससे पहले इस पूरे मामले को सुन लिया जाए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे फिल्म की रिलीज की तारीख नजदीक आती जा रही है, इसे लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के हाजीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। हाजीपुर के चिकनोटा इलाके में सड़क पर 3 बस धू-धू कर जल उठी। आक्रोशित लोगों ने बसों में आग लगा दी थी। घंटों सड़कों पर हंगामा होता रहा। दरअसल मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और तभी तेज रफ्तार बेकाबू बस ने जुलूस में शामिल लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद लोग भड़क गए और नाराज लोगों ने बसों को आग के हवाले कर दिया। तो बेकाबू बस थी, रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। बेकाबू बस का कहर, रफ्तार का कहर मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों पर टूटा। कई लोग तेज रफ्तार बस की चपेट में आए, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और वहां मौजूद कुछ अन्य बसों को आग के हवाले कर दिया। देखिए कैसे धू-धू कर जल रही है ये बस। तो ये बिहार के हाजीपुर की तस्वीरें हैं। यहां जुलूस निकाला जा रहा था मुहर्रम का और तभी पीछे से एक तेज रफ्तार बस आती है और तेज रफ्तार बस जुलूस में शामिल लोगों पर चढ़ जाती है। कई लोग जख्मी हो जाते हैं और इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बात अब कुदरत की मार की। सभी को प्रयास न करें, कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। आज मौसम विभाग ने 9 राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका असर देखा जा रहा है। पहाड़ी राज्य हों या फिर मैदानी इलाके, लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और ये जो अलर्ट है वो अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट्स पर लागू रहेगा, मतलब पहलगाम वाले पर भी और बालटाल वाले पर भी। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश जारी है। लैंडस्लाइड ने और परेशानी बढ़ा दी है, खासतौर से पहाड़ी राज्यों में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी आसमानी आफत की मार देखने को मिल रही है।
तो बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें आगे विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो बिहार से आई है। गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर की पहचान कर ली गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर की पहचान कर ली गई है। पटना साहिब का रहने वाला ये शूटर बताया जा रहा है। आप जानते हैं इस हत्याकांड में अब तक पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ चल रही है और साथ ही जो गोपाल खेमका हैं उनकी अंतिम यात्रा में भी कल एक संदिग्ध नजर आया था। पुलिस उससे भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में जमीन विवाद का एंगल सामने आ रहा है। तो गोपाल खेमका हत्याकांड जिसमें शूटर की पहचान कर ली गई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, घटना को 60 घंटे हो गए। हाई प्रोफाइल ये हत्याकांड है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोशिश में लगी हुई है। अब तक जो है छापेमारी के दौरान 7 संदिग्धों को जो है वो उठाया गया है। उनसे जो है वो पूछताछ जो है गुप्त स्थान पे चल रही है। पुलिस को शक है कि ब्योर जेल से हत्या की साजिश रची गई है और वहाँ छापेमारी के दौरान ब्योर जेल में भी छापेमारी हुई थी। वहाँ की जो इनपुट मिला उसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल खेमका के अंतिम यात्रा में भी एक संदिग्ध दिखा है, उसको भी जो है पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है। इसी बीच सबसे बड़ी बात जो है सूत्रों के हवाले से यह निकल कर आ रही है कि जो शूटर है जिसने शुक्रवार की देर रात जो है गोली मारकर हत्या की थी, उसकी पहचान जो है वो कर ली गई है। वो पटना साहिब का रहने वाला है और लंबा जो है उसका आपराधिक इतिहास रहा है। उसका अंतिम लोकेशन जो है वो हाजीपुर में मिला है, तो उसकी तलाश में भी जो है पुलिस की टीम जुट गई है। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और जो जानकारी मिल रही है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले पर से जो है वो पुलिस की टीम जो है पर्दा उठा सकती है। अब तक के जांच में यही लग रहा है कि जमीन विवाद में जो है इस घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। कुदरत के कहर और मौसम की मार की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपको लेकर चलूंगी, जहां चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। कालेश्वर इलाके में रात भर बारिश होती रही और इसके बाद भारी संख्या में पहाड़ों से मलबा जो है वो सड़कों की तरफ आ रहा है। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद। देखिए जरा मलबा, देखिए कैसे सड़कों पर पसरा नजर आ रहा है। ये वो मलबा है जो लगातार पहाड़ों से बहकर नीचे सड़कों पर आ रहा है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद है। बद्रीनाथ मार्ग पर नंदप्रयाग के पास भी बारिश के बाद भूस्खलन हो गया है और यहां परेशानी बहुत बढ़ी हुई लोगों की। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच एक होटल के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते होटल को भी एहतियातन खाली करवा लिया गया है। मैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की एक रिपोर्ट दिखा देती हूं। इस वक्त चमोली में हम लोग मौजूद हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर लैंडस्लाइड की लगातार घटना हो रही है, क्योंकि बीती रात लगातार तेज़ बारिश हुई और उसके बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड की बड़ी घटनाएं नज़र आई। ये आप जो जगह देख रहे हैं ये कालेश्वर जगह है, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच की। सामने एक होटल बना हुआ है और उस होटल के ठीक ऊपर आप देखें तो लगातार पत्थर और मलबा गिरने का सिलसिला यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसकी वजह से पूरा का पूरा ये राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरीके से बंद पड़ गया था, जिसे अब एक साइड से थोड़ा थोड़ा खोला गया है। और अब जब ये खुला है तो आप देखिए कि कई किलोमीटर लंबा जो ट्रैफिक जैम है वो आपको दोनों तरफ दिखाई देगा। एक जो कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ आने वाला ट्रैफिक है, दूसरा बद्रीनाथ से कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग की तरफ जाने वाला ट्रैफिक। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है इस पूरे इलाके की। और इस जगह पर ये जो होटल है, इस होटल का नाम बद्रीश होटल है। यहाँ पर पहले भी एक बड़ा पत्थर नीचे आकर गिरा था जिसने होटल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और अब लगातार यहाँ पर एक स्लाइड जोन तैयार हो गया है, जिसकी वजह से होटल पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। होटल कभी भी इस पूरी लैंडस्लाइड की चपेट में आ सकता है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होटल को उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन ने फिलहाल इस होटल को पूरी तरह से खाली करवा दिया है, क्योंकि लगातार ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। आज और कल 2 दिन का इस पूरे इलाके में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का भी अलर्ट है। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए एहतियात बरती जा रही है। एक कोना सड़क का खोला गया है
लेकिन वहाँ पर भी पत्थर गिरने का डर है। लेकिन कोशिश ये है कि कई किलोमीटर लंबे इस जाम को खत्म किया जा सके, इसलिए सड़क के कोने से लगातार जो प्रशासन के लोग हैं वो इन गाड़ियों को निकाल रहे हैं। ये लोग जो बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए थे अब वापस लौट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बद्रीनाथ जाना चाहते हैं वो भी कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, चमोली। और उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से बढ़ी परेशानी। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। सोनप्रयाग में तीर्थ यात्रियों को फिलहाल रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी जो तमाम नदियां हैं उफान पर बह रही हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हो रही है। रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रही है, कभी तेजी से लैंडस्लाइड होती है, लेकिन इसकी चपेट में आकर सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी वजह से जो यात्री हैं उन्हें भी रोक दिया गया। सोनप्रयाग में ही तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया। तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा वाला रूट है और यहाँ पर लगातार मलबा पहाड़ों से नीचे सड़क पर आ रहा है, जिसकी वजह से ये बद्रीनाथ यात्रा वाला रूट, केदारनाथ यात्रा वाला रूट बाधित हुआ है। हालांकि मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन बारिश रह रहकर हो रही है और इसी वजह से मलबे का आने का सिलसिला लगातार जारी है और फिलहाल ये सड़कें बंद। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं रोहित से अभी की स्थिति क्या बनी हुई है। रोहित, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहाड़ी जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जो है रास्ते बंद है। जहाँ रास्ते बंद है वहीं जो अलकनंदा मंदाकिनी नदी है वो अपने उफान पर है। अलकनंदा कह सकते हैं कि डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे जो है लगातार बाधित हो रहे हैं। जहाँ बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगर में अभी भी लगातार बंद है। आज सुबह से ही ऊपरी पहाड़ी से लगातार बलवार बोल्डर गिर रहा है। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे पर रोक लगाई गई है। यात्रा हाईवे की यात्रा की बात करें तो यहाँ पर सोनप्रयाग मुनकटे के बीच में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। केदारनाथ की यात्रा में फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है और तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। जबकि जो नीचे आ रहे हैं केदारनाथ धाम से तो उन्हें भी सुरक्षित तरीके से निकालने को लेकर यहाँ पर प्रशासन की जो टीमें हैं वो जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जान। हाल बेहाल यहाँ पहाड़ में रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक लगानी पड़ी है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी भी उफान पर। तो पहाड़ पर बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, इसका अंदाजा आप पिथौरागढ़ से आई सैलाब की तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ के जौलजीबी मुंसियारी रोड पर लगातार बारिश के बाद सड़क पर झरना बह रहा है। बीच सड़क पर पहाड़ से गिरते झरने ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देखिए कैसे पहाड़ से झरना बह रहा है और ये बीच सड़क पर आकर गिर रहा है। और अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपा दिया। कई जगह बादल फटा है, लैंडस्लाइड हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान तो मंडी जिले में हुआ है। मंडी के थुनाग बाजार इलाका, यहां बादल फटने के बाद से तबाही का आलम देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बाद मंडी में भारतीय वायुसेना ने प्रभावितों को राहत सामग्री भी पहुंचाई है। तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे भारतीय वायुसेना का ये विमान जो प्रभावितों के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचा और राहत सामग्री लेकर जो पीड़ित हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहां कैसे पानी ने लोगों को परेशान कर रखा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। कटनी में दरअसल ये देखिए तस्वीर आपके सामने, यहां मूसलाधार बारिश हो रही है और क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है इसी वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। प्रशासन अपील बहुत कर रहा है लोगों से, पर लोग मान नहीं रहे हैं, लोग बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ तेज रफ्तार पानी का बहाव और उसी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कभी भी यहाँ कोई हादसा हो सकता है, खुद लोग ही किसी भी हादसे को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक सवार नदी को पार कर रहे हैं। एक शख्स ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालने पर आमादा हैं। लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो किसी भी पल रौद्र रूप ले सकता है और
कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश की मार लोगों पर पड़ी है। साइबर सिटी में सड़कें पानी से लबालब हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसके चलते कई जगह जलभराव हो गया है। लोग सड़कों पर भरे पानी के बीच पैदल चलने को मजबूर। ये देखिए कैसे कई जगह तो घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोगों को यही सड़क पर बनी नदी को पार करके घर से निकलकर दफ्तर तक पहुंचना है। जो गाड़ियों पर हैं उनको आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें पानी से लबालब हैं। तो हरियाणा के गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। एनसीआर का ये इलाका आज तड़के सुबह से रह रहकर तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है और इसी बारिश के चलते ये जो सड़कें हैं वो लबालब हैं। फिलहाल ये गुरुग्राम की तस्वीरें आपके सामने, सड़कों पर पानी तैरता हुआ। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच के सामने ये मामला रखा है। आपको बता दें कि जो वोटर लिस्ट का रिवीजन का मामला है उसको अदालत में चुनौती दी गई थी और अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच के सामने ये मामला रखा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, क्या अपडेट है? गुरुवार को ये मामला सुनवाई के लिए आएगा सुप्रीम कोर्ट में? अब बिल्कुल गुरुवार को ये मामला सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से यही कहा गया कि अचानक ये कवायद शुरू कर दी गई है और जिसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में लाखों की संख्या में जो वोटर हैं वो मतदान से वंचित रह जाएंगे, उनका नाम लिस्ट से हट जाएगा। ये प्रक्रिया गलत तरीके से शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार को जरूरी माना और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। सिब्बल ने यह भी कहा था कि इस पर तत्काल रोक जरूरी है, इसलिए वो ये मामला तुरंत सुनवाई का अनुरोध करते हुए रख रहे हैं जजों के सामने। ऐसे में गुरुवार को सुनवाई की तारीख तय की है सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग को तब जवाब देना है कि उसका ये अभियान कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसका क्या निराकरण है उसके पास। खबर महाराष्ट्र से है, जहां नवी मुंबई में ट्रक पार्किंग एरिया में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने है महाराष्ट्र का नवी मुंबई और यहां पर आग लगी। नवी मुंबई में जो ट्रक पार्किंग एरिया है वहां पर आग लगी और कई ट्रक जलकर खाक। तो ये तस्वीरें नवी मुंबई की हैं। यहां पर पार्किंग एरिया जहां पर ट्रक पार्क किए जाते थे और यहां कई ट्रक खड़े हुए थे जिस वक्त ये आग लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।